हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। डे स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ये इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, इसमें द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा गांव जहाँ पे क्या है कि मतलब हाइपोथेटिकल विलेज लिया गया है और वहाँ के फार्मिंग को हम लोग पढ़ रहे थे। और फार्मिंग यानी कि जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि फार्मिंग किस प्रकार से वहाँ पे होती है, तो कैसे कैसी चीज़ें हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ ली थी। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो इसका पार्ट सेकंड देख लें, वहाँ पे सारी जानकारी इसकी क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अगला जो टॉपिक है इसमें है द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशंस। यानी मुख्य कारण क्या है कि जिस वजह से पालमपुर के जो किसान हैं ये क्या कर पा रहे हैं, अच्छी फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें यानी एक ही वर्ष के अंदर उगा ले रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है कि जो अच्छी तरह से जो सिस्टम यानी इरिगेशन सिस्टम हो गया है, यानी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई और इस वजह से यहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है ये कहीं ना कहीं अच्छा हो गया, जिसके कारण से यहाँ पे जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर, ये बहुत तेज़ी के साथ अच्छे से हो पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्ली टू पालमपुर, जैसे मैंने बताया, विद्युत हालिया में यानी कि पालमपुर में आया विद्युत। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा कि इरिगेशन सिस्टम यानी इसमें क्या हो पाया, इसमें टेक्नोलॉजी यानी बढ़ी और बेहतरीन यानी कि इरिगेशन सिस्टम हो पाया। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स, हमने बताया था कि वेल होते थे, कुओं पे क्या होते थे, पर्शियन व्हील लगी होती थी, उसमें रोप डाल फंसाए जाते थे, फिर रोप में बकेट बांध के उसको कुएं में डाला जाता था, फिर उसमें से पानी निकाला जाता था। इसे कहीं ना कहीं यानी कि जो स्मॉल फील्ड्स होते थे उसको इरिगेट किया जा सकता था, लेकिन बड़े लैंड के लिए कारगर नहीं होता था। तो इस प्रकार से जैसे कि जब इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स आ गए तो अच्छे ढंग से यानी कि इरिगेशन सिस्टम बड़े क्षेत्रों में यानी होने लगा। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, हमने बताया कि पहले कुछ ट्यूबवेल्स जो हैं सरकार के द्वारा लगाए गए और जल्द ही बहुत सारे ऐसे पंपिंग सेट्स क्या हुए कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाए जाने लगे। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड, और इसका प्रभाव हुआ कि मध्य 1970 के दौरान यानी क्या हुआ, 200 हेक्टेयर क्षेत्रों में यानी कि इसकी सिंचाई हो पाने लगी। इसके बारे में बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हमने बताया था कि यानी क्या है कि एक वर्ष के भीतर यानी एक ही लैंड में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना ही क्या कहते हैं, इसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग को हमने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। हालांकि एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए आप देख पाएंगे, जैसा कि हमने बताया कि मल्टीपल क्रॉपिंग अगर आपको जानना है तो ये क्या है, इस प्रकार से कोई लैंड है आपके पास और इसमें क्या कर रहे हैं, इसको आप ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। इसमें आप क्या करते हैं, वीट यानी कि ग्रो कर रहे हैं उसी टाइम में इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पोटैटो ग्रो कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आप ग्रो कर रहे हैं, मान लिया कोई नेक्स्ट कोई भी क्रॉप्स आप इसमें कर रहे हैं। तो इस प्रकार की 3 फसलें क्या है और इस लैंड में कर रहे हैं पर्टिकुलर एक यानी वर्ष के बीच में किसी ईयर में। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार की फसलें यानी सेम लैंड में जब किसी विभिन्न प्रकार की जब फसलें आप उगाते हैं तो इसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। जबकि अगर मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते तो मिक्स्ड फार्मिंग कुछ अलग चीज़ होती है। जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या किया, इसमें मतलब व्हीट डाल दिया गया, इसी में थोड़ा बीच में ज्वार डाल दिया गया, इसी में क्या है कुछ और फसल सीड डाल दी गई। तो विभिन्न प्रकार की सीड जब एक ही में इस तरह से डाल दिया जाता है तो इसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। जबकि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, सेम लैंड में अलग अलग फसलें विभिन्न प्रकार से उगाई जाती हैं, तो इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल क्रॉप्स ही है, तो इस प्रकार से ये होगा। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, हमने बताया जितने भी किसान हैं पालमपुर के वो न्यूनतम 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन बहुत अधिक लोग अब क्या करते हैं 3 फसलें भी उगाने लगे, जिसमें जो तीसरा क्रॉप है वो क्या है, कुछ मतलब बताया गया कि कुछ 15-20 ईयर्स से यानी कि जो तीसरा फसल उगा रहे हैं वो लोग क्या उगा रहे हैं, थर्ड क्रॉप के रूप में वो पोटैटो को उगा रहे हैं पिछले 15 से 20 वर्षों से। जिस तरह से आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्या है, आपका व्हीट है, ये आप देख पा रहे हैं ये व्हीट है, ये बाजरा है, और इसी तरह से आपका बाजरे की तरह ज्वार भी इसी तरह से होता है, शुगर कैन है, और ये क्या है, पोटैटो है। तो अब इस तरह से हम अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ, इसमें दिखाया गया किस तरह से प्रोडक्शन किस किस ईयर में किस प्रकार से हुए हैं, तो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं, बताया गया यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग।
यानी कहा गया जैसे कि आपने देखा कि एक तरीका है यानी प्रोडक्शन बढ़ाने का कि क्या है किसी सेम लैंड में यानी मल्टीपल क्रॉपिंग की जाए तो प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और दूसरा तरीका जो है वो क्या है, वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यानी कि यूज़ किया जाए जिससे क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो बताया गया फॉर हायर यील्ड यानी कि अधिक उत्पादन के लिए। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, यानी यील्ड जिससे इसे मेजर करते हैं जैसे कि कोई फसल है जिसे उत्पादित किया जाता है किसी दिए हुए यानी कि लैंड पे ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, किसी एक सीजन के दौरान। टिल द मिड 1960s the seeds used in a cultivations were traditional ones with relatively low yields, यानी कहा गया कि जो 1960 के दौरान तक अगर बात किया जाए तो उस दौरान तक जो सीड्स यानी बोई जाती थी वो ट्रेडिशनल सीड्स होती थी यानी पारंपरिक होती थी। जैसे एक बार आपने गेहूं उगा लिया और फिर उससे फसल बना तो उस क्रॉप को फिर से उसको आपने कहीं ना कहीं बचा के रख दिया, फिर उसी को सीड के रूप में यूज़ किया, फिर उसी को सीड के रूप में यूज़ किया। तो इस तरह से जो पारंपरिक सीड्स थे तो इससे कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी आती थी, तो ट्रेडिशनल्स जो होते थे कहीं ना कहीं से उत्पादन में कमी रहती थी। फिर फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, और उस दौरान जो किसान थे वो किस चीज़ का यानी कि फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते थे, जो काउ डंग होते थे या जो नेचुरल मैन्योर होते थे उसे यानी कि वे फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर पाते थे। ऑल दीज वर रिपीटली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाई देम, यानी कहा गया है केवल उन्हीं के पास उपलब्ध हो पाती थी जो यानी कि जिनके पास यानी होते थे, और जो लोग इसे खरीद नहीं सकते थे उनके पास नहीं थे। द ग्रीन रिवॉल्यूशंस इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशंस ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी HYVs ऑफ सीड्स कहा गया। यानी हरित क्रांति, ये क्या है, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति एक ऐसा रिवॉल्यूशन, जैसे रिवॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं जब बड़े स्तर पे कोई चीज़ होती है तो उसे रिवॉल्यूशन नाम दे दिया जाता है, तो इसी तरह से इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया क्योंकि एक कृषि एग्रीकल्चर में एक प्रकार से रिवॉल्यूशंस थी कि यानी कि जो गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत तेज़ी के साथ इसमें वृद्धि की गई थी, इस वजह से इसे कहा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस। ग्रीन रिवॉल्यूशंस के अगर भारत में पूछा जाए कि फादर इसके भारत के कौन कहलाते हैं, तो AM स्वामीनाथन को यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहा जाता है इंडिया के लिए। तो इस तरह से यानी कि कहा गया कि HYV सीड्स का निर्माण किया गया, HYV यानी हाई वैरायटीज यानी जो यील्डिंग सीड्स हैं इसका निर्माण किया गया। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, यानी कहा गया कि जो HYV सीड्स ये जो हैं ये इनका जो उत्पादन है ये कहीं अगर कंपेयर करें हम जो ट्रेडिशनल सीड्स है उससे अगर कंपेयर करें तो इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा उत्पादन यानी बहुत अधिक उत्पादन होता है उसकी तुलना में, और उसी सिंगल प्लांट में यानी एक ही पौधे की अगर बात करें तो एक ही पौधे से बहुत ज़्यादा यानी कि उत्पन्न होता है, जबकि जो ट्रेडिशनल अगर प्लांट की बात करें तो उसमें उसके तुलना में कहीं 1/3 या 1/4 ही यानी कि उसका होता था। तो इस तरह से HYV सीड्स यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस थे इससे यानी कि व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच एज बताया गया इसको एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वाज पॉसिबल अर्लियर, यानी कहा गया कि इसका परिणाम ये हुआ कि एक ही ज़मीन में एक ही भूमि पे अब बड़े स्तर पे अधिक राशि में यानी फसलों का उत्पादन होना शुरू हो गया, जो पहले ऐसा नहीं होता था। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कहा गया जो HYV सीड्स हैं इनके लिए जो ज़रूरी होता है, इनके HYV सीड्स के लिए इनके लिए क्या ज़रूरी होता है, इनके लिए ज़रूरी होता है यानी ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप जो ट्रेडिशनल सीड्स जब आप बुआई करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और केमिकल यानी कि जो भी होती है, और इसमें क्या होता है इसके लिए कम वाटर यानी नीड होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की इसमें नीड होती है, और इसमें पेस्टिसाइड्स की भी नीड होती है। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, इससे क्या होता है इसका बेस्ट यानी रिजल्ट निकल के आता है, अच्छा परिणाम निकल के आता है कि इसमें अच्छे स्तर पर क्या हो पाता है यानी उत्पादन हो पाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से मॉडर्न फार्मिंग की दिखाई गई है, किस तरह से कृषि की जाती है। जो HYV सीड्स यानी कि वही लैंड है उसी में बोया जाता है। इधर देख लीजिए आप, इसमें मॉडर्न फार्मिंग होता है, और इसमें ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यानी कि होता है। HYV सीड्स हैं, HYV सीड्स के लिए यानी कि इसके फार्म मशीनरी यानी इसे मॉडर्न
फार्मिंग कहते हैं। इसमें इरिगेशन सिस्टम देख सकते हैं किस तरह से ट्यूबवेल है, इरिगेशन यहाँ नहरों के द्वारा, कैनाल से कैसे है, डैम्स से किस प्रकार से इरिगेशन है, पेस्टिसाइड्स आ गया, फर्टिलाइजर्स आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो सारी सुविधाएं अब हैं वर्तमान समय में, तो इसे ही मॉडर्न फार्मिंग कहा जाता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से युक्त जो भी खेती की जाती है इसे मॉडर्न फार्मिंग कहा जाता है, मेथड कहा जाता है। HYV सीड्स के द्वारा इसे किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, यानी अगर हम बात करें कि अधिक उत्पादन तो सिर्फ संभव तभी है कि जब HYV सीड्स का प्रयोग किया जाए और उसमें क्या हो, कॉम्बिनेशन हो HYV सीड्स का, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो, वेल डेवलप्ड हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी पर्याप्त मात्रा में उसमें प्रोवाइड कराया जाए, और पेस्टिसाइड्स यानी कि जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका भी उपयुक्त यानी कि प्रयोग किया जाए, ETC एक्सेट्रा, इसके लिए और भी चीज़ें जो भी नीड है वो भी प्रोवाइड की जाए। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी जो किसान पंजाब के, हरियाणा के या जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बात कर लें जैसे मथुरा, आगरा या मेरठ इत्यादि के लोग, वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग, ये ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने इस यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसको पहले अपनाया था। कहाँ के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसको सबसे पहले अपनाया था। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट ऑफ ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशंस एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, यानी इन किसानों ने क्या किया, यहाँ के किसानों ने यानी कि अपने खेतों में यानी फार्मिंग में जो मेथड अपनाया, यानी कि ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया, वेल डेवलप्ड जो ट्यूबवेल्स आ गए थे इरिगेशन सिस्टम के लिए, और जो HYV सीड्स से उसका इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का मतलब इस्तेमाल किया, और पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाओं का अपने खेती में यूज़ किया। इस वजह से इनके पास यानी कि अधिक उत्पादन हो सका। सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम मशीनरी फॉर मशीनरी, कुछ लोगों ने, इनमें से कुछ किसानों ने क्या किया, मशीनें भी खरीदी, जैसे ट्रैक्टर हो गया। तो ये सब क्या होता था, पहले जैसे जानते हैं गांव में बैलों के साथ जुताई की जाती थी खेतों की, लेकिन अब क्या हुआ, बैलों के साथ जुताई करने में काफ़ी टाइम टेकन यानी कि लॉस होता था, तो उसमें काफ़ी हार्ड यानी कि वर्क भी होता था और टाइम भी ज़्यादा लॉस होता था। तो अब क्या आ गया, मशीनरी सिस्टम आ गई। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने अब मशीनें भी खरीद ली, ट्रैक्टर और जितने भी यानी कि टूल्स हो सकते हैं सारे टूल्स खरीद लीजिए, लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लफिंग एंड हार्वेस्टिंग, जिससे अब प्लफिंग और हार्वेस्टिंग करना आसान हो गया, खेतों की जुताई करना आसान हो गया और फसलों की कटाई करना भी अब आसान हो गया। नहीं तो क्या होता था, पहले फसलों की कटाई में महीनों लग जाते थे, 15 दिन बीत जाते थे, लेकिन आज वर्तमान समय जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया, इसमें क्या है कि क्या होता है, 1 से 2 घंटे के अंदर सारे फसलों की कटाई हो जाती है और जो आपके क्रॉप्स हैं वो आपके घर आ जाते हैं, आसानी से फसलें आपके घर पहुंच जाती हैं। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो इसका जो वरदान है पुरस्कार के रूप में, ये क्या है, हाई यील्ड्स ही हैं, यानी उत्पादन जो गेहूं का बड़े स्तर पर यानी इसका हो पाने लगा, अब संभव हो गया। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare, यानी पालमपुर गांव में ये क्या होता था, जब पहले यानी उत्पादन जो ट्रेडिशनल यानी कि जो फार्मिंग होती थी उसके द्वारा जो होता था वो 1300 kg पर यानी हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होता था। लेकिन जब HYV सीड्स के द्वारा यानी कि उत्पादन किया जाने लगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया गया यानी ग्रीन रिवॉल्यूशंस के दौरान, तो अब इसके उत्पादन में क्या हो गया, अब ये 3200 यानी 3200 kg पर हेक्टेयर उत्पादन होने लगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1300 और कहाँ पे 3200, यानी कि कहीं 3 गुना की वृद्धि इसमें दर्ज की गई, 3 टाइम्स यानी कि इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यानी कि अब इसके उत्पादन में बड़े स्तर पे यानी वृद्धि देखी गई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स, यानी अब जो किसान थे इनके पास यानी सरप्लस व्हीट यानी प्रोडक्शन होने लगा। सरप्लस मीन्स क्या है, जैसे कि क्या है, आप पहले 10 क्विंटल उगाते थे और अब क्या हो गया, 30 क्विंटल उगने लगा। पहले आप 10 क्विंटल आप करते थे, अब 30 क्विंटल हो गया। तो अब क्या हुआ, 20 क्विंटल इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया, 20 क्विंटल प्लस हो गया। इसी 20 क्विंटल को ही सरप्लस यानी कि क्वांटिटी ऑफ क्रॉप कहा जाता है। तो 20, अब ये क्या हुआ, 10 पर यानी कि 10 क्विंटल उगाते थे फार्मर्स, तो इनके घरों के यानी कंजप्शंस के लिए यानी इनके घर के फैमिली के उपभोग के लिए पर्याप्त होता था। लेकिन अब 30 क्विंटल पैदा हो रहा है यानी 20 क्विंटल ज़्यादा हो रहा है, तो अब किसानों के पास 20 क्विंटल का उत्पादन बढ़ गया और इस 20 क्विंटल को किसान क्या करते, अब मार्केट में इसे सेल कर देते और अच्छा इनकम यानी वो वहाँ से अर्न कर लेते।
तो इस तरह से देखने को मिला कि किस प्रकार से यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, किस प्रकार से यानी कि जो फार्मिंग मेथड इसमें चेंज किया और कैसे यानी कि जो प्रोडक्शन है उसमें किस प्रकार से इंक्रीमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम लोग टू यानी सेकंड पॉइंट तक पढ़ लिए थे, थर्ड पॉइंट क्या है, विल द लैंड सस्टेन, क्या जो यानी वर्तमान समय में जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड चल रहा है, क्या लैंड इसको यानी धारण कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी, क्या इसी तरह से जो फर्टिलिटी जो सॉइल की है क्या ये बनी रह जाएगी, यानी मिट्टी की जो उर्वरकता है क्या ये ऐसे बनी रह जाएगी जिस तरह से आज के दौरान यानी खेती की जाती है, तो क्या ये मृदा यानी जो मिट्टी है, सॉइल है, क्या इस तरह से फर्टिलिटी उसकी बनी रह पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि यानी कि ऐसी फर्टिलिटी अब नहीं बनी रह पाएगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे केमिकल का यूज़ किया जाता है लैंड में और इतने बड़े स्तर पे पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये कहीं ना कहीं मिट्टी को बहुत ही उसकी फर्टिलिटी को नष्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा जो लैंड है, अब आगे सस्टेन अगर ऐसे ही कंटिन्यू और भी रहा तो क्या होगा, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, चूँकि ये जो भूमि है, जो अर्थ है, ये क्या है, मृदा है, मिट्टी है, ये क्या करती है, यानी ये नेचुरल रिसोर्स एक प्रकार से प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, यानी इसकी बहुत ही ज़रूरत है कि इसकी हम देखभाल करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, यानी जो वैज्ञानिकों का जो रिपोर्ट आया है इसमें यानी संकेत देता है कि जिस प्रकार से ये मॉडर्न फार्मिंग की जा रही है, अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो ये, क्योंकि ये एक प्राकृतिक स्रोत है, तो इसकी सारी उर्वरकता नष्ट हो जाएगी। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशंस के चलते जो बड़े स्तर पे उत्पादन किया जा रहा है, तो वहाँ की मृदा ने, वहाँ के लैंड ने फर्टिलिटी को लॉस कर दिया है, वहाँ पे मिट्टियों में अब यानी कि उर्वरकता नहीं रह गई है। Also continuous use of groundwater for tubal irrigations has led to the depletions of the water table, और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो बड़े स्तर पे यानी कि जब भी यानी कि जानते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें बड़े स्तर पे जल यानी कि इसमें यूज़ हो रहा है और ट्यूबवेल वगैरह आ गए हैं, तो ट्यूबवेल वगैरह आने की वजह से ऑल टाइम आप देखते रहते हैं कि जब मई जून का सीज़न होता है तो ट्यूबवेल्स हर एक, लगभग आप देख सकते हैं लैंड में हर एक आसपास एरिया में 20 ट्यूबवेल्स चलते देखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इस तरह से यानी कि जो इरिगेशन सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, कहीं ना कहीं वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, वो भी नष्ट हो रहा है। यानी क्या होता है कि आप गर्मी के सीज़न में अगर कहीं देखना चाहते हैं तो किसी गांव साइड में कहीं दूर दराज एरिया में चले जाइए, जहां आप देख सकते हैं जहां पे फार्मिंग बड़े स्तर से हो रही है, वहां पे गाँव में हैंडपम्प जो होते हैं वो वाटर छोड़ देते हैं, पानी गर्मी के सीज़न में नहीं उठाते हैं। कारण क्या है इसका, यही कारण है कि बड़े स्तर पे जो ट्यूबवेल्स यानी इरिगेट सिस्टम यानी जो फार्मिंग मेथड यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, इसके चलते ही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमंस हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होगी अगर वे इस पर विचार नहीं करेंगे, अगर वो ऐसे मॉडर्न फार्मिंग को अगर ये रोकेंगे नहीं, स्टॉप नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वाटर के लिए भी क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी और वाटर भी क्या हो जाएगा, सुरक्षित नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कम से कम यानी लैंड में जो केमिकल्स हैं उसका यूज़ करना चाहिए, कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पानी बर्बाद किया जाए ताकि जो ग्राउंड का वाटर टेबल है वो बना रहे, सस्टेन रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, यानी कि जो वातावरणीय स्रोत हैं लाइक सॉइल फर्टिलिटी, जैसे मिट्टी की उर्वरकता, एंड ग्राउंड वाटर या जो पृथ्वी की यानी जल है जमीन के अंदर, लैंड के नीचे, आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, यानी कई करोड़ों वर्ष लगे हैं इन्हें बनने के लिए, यानी कई अरबों करोड़ों वर्ष लगे हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वंस डिस्ट्रॉयड, अगर एक बार ये नष्ट हो गई, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम, तो बहुत ही कठिन हो जाएगा इसे रिस्टोर कर पाना, क्योंकि ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं और ये कहीं ना कहीं इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार नष्ट हो गई तो जिस तरह से इराक ईरान के लोग पानी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होते हैं, तो आप दूसरे देशों पर भी डिपेंड नहीं हो पाएंगे और दूसरे ग्रह से तो आप खरीद नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपको वाटर कंजर्व करना चाहिए, जो कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या करते हैं, वाटर कंजप्शंस के लिए बहुत सारे यानी कि अभियान चलाते हैं, तो आपको उसे प्रमोट करना चाहिए, कर सकते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर
फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हमें अवश्य ही देखभाल करनी चाहिए जो भी यानी कि वातावरण है उसको यानी कि इंश्योर करना चाहिए, उसको भविष्य में उसे बनाए रखने के लिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और कृषि के विकास में हमें योगदान देना चाहिए, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड को कहीं ना कहीं हमें यूज़ कम करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लैंड यानी कि विभिन्न प्रकार के इस तरह से लैंड है जो किसानों के पास बटे हुए, किसी किसान के पास बड़े लैंड हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं किसी के पास इस प्रकार से लैंड है, किसी के पास इतना छोटा है, किसी के पास इससे भी छोटा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लैंड क्या है, डिफरेंट यानी कि जो लोग हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके पास अलग अलग प्रकार के इस तरह से लैंड हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यानी किस प्रकार से पालमपुर के किसानों के बीच में लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन आप पालमपुर में आप देख सकते हैं, मैंने यही बताया कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से यहाँ के किसानों के पास में है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, यानी कि आपको अवश्य महसूस होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लैंड है फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशंस, यानी कहा गया इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कृषि में लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कहा गया द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी जो लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं, हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशंस, कि उनके पास पर्याप्त ज़मीनें हैं यानी खेती करने के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी हमने पहले ही बताया कि इसमें 1/3 जो पॉपुलेशन है पालमपुर गांव का, जिसमें 450 परिवार रहते हैं उस गांव में, तो 1/3 भाग यानी कि 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, ज़मीनें नहीं हैं। ये कैसे फार्मर्स हैं, कैसे फैमिलीज़ हैं, लैंडलेस फैमिलीज़ हैं, इनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो इस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम दलित्स, और इनमें से जो अधिकतर लोग हैं वो कौन से लोग हैं, दलित्स हैं, जिसे आप एससीज कहते हो, शेड्यूल कास्ट कहते हो। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, इनके पास यानी कि उत्पादन के लिए यानी कि इनके पास खेती के लिए किसी भी प्रकार की कोई लैंड नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु आउन, यानी कि जो परिवार जो बचे और भी जो फैमिलीज हैं लैंड यानी उनके पास ज़मीनें हैं, 240 फैमिलीज, ये कहा गया कि 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, यानी कहा गया 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, 2 हेक्टेयर या उससे कम की ज़मीनें हैं उनके पास। कल्टिवेशंस ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, यानी कहा गया कि इतना पर्याप्त उनके पास आय नहीं हो पाता, इनकम नहीं है कि यानी कि वो अपने परिवार का यानी कि भरण पोषण इस तरह से कर सके, उसके उत्पादन से यानी डिपेंड रह सकते हैं। इसी क्रम में एक स्टोरी दी गई है, इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर, यानी कि 1960 के दौरान एक किसान यानी गोविंद था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड लैंड, यानी कि जहां पर सिंचाई सुविधा अच्छी ढंग से नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, वो अपने 3 पुत्रों की मदद से उस जमीन में उत्पादन करता था। टफ यानी दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, यानी कि वो क्या होता पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रह पाता था। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पसेस्ड, यानी वो अपने खेती से ही पूरा संतुष्ट नहीं था, खेती से, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें यानी कि उतना नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का उपभोग हो सके, और उसके लिए उसको और भी अलग चीज़ें यानी कि करने पड़ती थी व्यवस्था। जैसे अपने परिवार में एक भैंस भी पाल के रखता था जिसका दूध वो सेल करता था, उससे भी कहीं ना कहीं अर्निंग करता था। फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट, यानी बताया गया बफेलो रखता था यानी कि उसके पास थी। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, यानी कुछ वर्षों बाद गोविंद की मृत्यु हो जाती है। दिस लैंड वाज डिवाइडेड एमंग हिज 3 सन्स, अब जब गोविंद की मृत्यु हो गई तो उसके 3 बेटे थे, तो उसकी जो जमीनें थी 2.25 हेक्टेयर्स की, अब उसके तीनों बेटों के बीच बांट दिया जाता है। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर्स इन साइज, यानी कहा गया प्रत्येक के पास जो जमीन के टुकड़े बचे वो 0.75 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर से छोटे यानी आकार के अब क्या बचे, तीनों के पास इतने इतने खेत बचे। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशंस एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, अब क्या है कि 1960 के बाद पहले बताया कि क्या हुआ, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो गया, मॉडर्न फार्मिंग आ गई थी, तो अब कहीं ना कहीं 0.75 जो हेक्टेयर्स यानी प्रत्येक के पास आया, तो अब मॉडर्न फार्मिंग भी उस दौरान आ चुकी थी। गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम
देयर लैंड, यानी ये भी क्या कर सकते थे, अपने ज़मीनों से उस तरह से उत्पादन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको आसपास के जगहों पे क्षेत्रों में जाकर यानी कि शेष समय में काम करना पड़ता था। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, यानी देखा कि जो तस्वीर आपको दिखाया मैंने अभी, उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जमीन के टुकड़े क्या हुए, बटे हुए पूरे गांव में। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, इसमें यानी खेती की जाती है छोटे छोटे किसानों के द्वारा। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, यानी देखा गया कि अधिकतर जमीनें क्या हैं, बड़े बड़े प्लॉट के क्षेत्रों में बटे हुए हैं। जैसे हमने देखा कि उसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़े, यानी जबकि कुछ किसानों के पास हैं, लेकिन कुछ के पास देखने को मिला कि उनके पास बड़े बड़े यानी कि साइज के यानी कि उनके पास लैंड हैं। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यानी कहा गया कि 60 परिवार उस गांव में ऐसे हैं जिनके पास यानी जो खेती करते हैं 2 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा के लैंड में खेती करते हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स आर मोर, और कहा गया कुछ परिवार उसमें ऐसे भी, कुछ परिवार ऐसे भी हैं, वो बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा की भी ज़मीनें उनके पास उपलब्ध हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस पिक्चर में दिखाया गया किस तरह से यानी फार्मिंग जो होती है। इसमें पहले दिखाया गया कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मॉडर्न फार्मिंग है, पेस्टिसाइड्स यानी ये होता है। ये मॉडर्न फार्मिंग आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये क्या है, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग देख पा रहे हैं, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग को आप देख सकते हैं कि कैसे यानी कि किया जाता है। इसमें एक रिपोर्ट भी दिखाया गया ग्राफ में, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। तो एक तरफ कल्टीवेटेड एरिया दिया गया है, एक तरफ से नंबर ऑफ फार्मर्स दिया गया है। तो नंबर ऑफ फार्मर्स में देख सकते हैं कि इसमें जो 85% यानी कि जो फार्मर्स हैं ये क्या है, 44.6% यानी इनके पास कल्टीवेटेड एरिया है। लेकिन जो रेस्ट यानी कि 15% यहाँ पे फार्मर्स हैं, इनके पास क्या है, लैंड क्या है, 55%, यानी कुछ ही परसेंट किसान ऐसे हैं जिनके पास आधे से ज़्यादा ज़मीनें इन्हीं के पास में हैं। तो ये कौन से लोग हैं, ये बड़े फार्मर्स हैं, बड़े यानी कि लोग हैं, इनके पास ये इस तरह से सुविधाएं हैं। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी इन्हें लेबर कौन प्रोवाइड करता है, कहाँ से इन्हें लेबर मिलते हैं। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ फॉर प्रोडक्शन। हमने पहले बताया कि जो प्रोडक्शंस के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो लैंड होता है, दूसरा लेबर होता है, और तीसरा यानी कि फिजिकल कैपिटल है, और फोर्थ जो हमने बताया वो ह्यूमन कैपिटल है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया यानी कि लैंड के बारे में हम पढ़ लिया, यानी कि हमें क्या है, लेबर के बारे में समझना है। तो बताया गया कि लैंड के बाद क्या होता है, लेबर ही वो महत्वपूर्ण तत्व है जिसे यानी प्रोडक्शंस के फैक्टर के रूप में हम जानते हैं। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, क्योंकि कृषि खेती में बहुत ही अधिक परिश्रम की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, यानी जो छोटे किसान हैं ये क्या करते हैं, अपने परिवार यानी कि क्या करते हैं, परिवार के साथ मिलकर खेती में स्वयं काम करते हैं। थस दे प्रोवाइड द लेबर, और इस प्रकार से वे अपने खेत में लेबर करते हैं, यानी लेबर प्रोवाइड करते हैं अपने लैंड को, अपने खेत को। रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, जिसे यानी कृषि के लिए ज़रूरत होती है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। यही कहा गया कि जो बड़े यानी किसान हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े किसान हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी खेती के पर्पज से लेबर को हायर करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, जो खेती में काम करने वाले मजदूर होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन्हें ये हायर करते हैं और अपने खेतों में काम करवाते हैं। इसके बदले ही उन्हें क्या करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यानी कि जो छोटे किसान हैं वो किस तरह से यानी पूरे परिवार के साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं, और जो बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने खेतों के लिए लेबर को क्या करते हैं, बाहर से हायर करते हैं। इसमें एक कहानी दी गई है, ये कहानी क्या है, इस कहानी में बताया गया है, इसमें 2 पर्सन, एक पुरुष एक महिला दिया गया है इसमें। तो ये कहा गया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क 3 डेज, यानी इसमें कहा गया कि ये अपनी बात बता रहा है कि क्या है कि वर्तमान समय में ये बहुत कठिन हो पा रहा है कि 3 यानी कि कार्य मतलब कर पाना। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, क्योंकि हमें कौन हायर कर रहा है, केवल बड़े किसान हायर कर रहे हैं, छोटे किसान तो हायर नहीं कर रहे हैं। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और कहीं ना कहीं बहुत कम दिनों के लिए वो हायर करते हैं। तो ये क्या कहती है घनश्याम, द लार्ज फार्मर्स हैज़ जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. यानी इसने कहा, इसने भी अपनी बात कही कि घनश्याम एक बड़ा किसान है और वो क्या करता है, उसके पास हार्वेस्टर यानी मशीन है और वो उससे काम करता है। इस वजह से हमें क्या है, बहुत ही कम समय के यानी पूरे वर्ष में देखें, सीजन में देखें तो बहुत ही कम दिनों के लिए काम मिल पाता है। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस दैन 5 मंथ्स, और पिछले वर्ष हमने 5 महीने से भी कम हमने केवल यानी काम किया है लोगों के यहाँ। फिर ये कहता है वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लफिंग, हमारे पास क्या है, ट्रैक्टर है।
हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स। यानी कहा कि क्या है कि ट्रैक्टर भी है प्लस जुताई करने के लिए, हार्वेस्टर भी है यानी फसलों की कटाई के लिए, थ्रेशर भी है थ्रेशिंग करने के लिए, और इस तरह से जो खेतों से वीड निकालना है, जो उसमें से खरपतवार निकालना है, उसके लिए भी उसके पास क्या है मशीन है जिससे वो वीडिसाइड से यानी कि वो कर पाता है। फिर ये कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। तो क्या किया मैंने कि जब मुझे काम ज़्यादा दिन नहीं मिला तो जो जितने दिन मैं खाली थी मैंने क्या किया, ईंट की पथाई यानी ब्रिक्स की जो बनाई यानी कि होता है मिट्टी से जहाँ पाथने का काम होता है ईंटों का, वहाँ पर मैंने काम किया, ये कहती है। फिर ये कहता है कि आई वो द लोकल मनी लेंडर ₹2000, आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स। यानी कहा कि आई हूँ द लोकल मनी यानी लेंडर्स, जो नज़दीक का जो कोई भी किसान यानी कि बड़ा किसान है जो कर्ज देने वाला है, उससे मैंने क्या लिया, ₹1000 लिया गर्मी में, और कोई काम यानी उपलब्ध नहीं हो पाया इन द फील्ड्स खेतों में। हाउ विल आई एवर रिपे, अब कैसे मैं उसे यानी भुगतान करूंगा। आई हार्डली अर्न एनफ फॉर 2 स्क्वायर्स मील्स, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करके मैं दोनों टाइम का भोजन जुटा पा रहा हूँ, मैं उसका पैसे कैसे रिटर्न करूंगा। फिर ये कहती है माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब है, अच्छा नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, यानी क्योंकि पहले से मैं ऑलरेडी यानी कि क्या हूँ, कर्जदार हूँ उस लेंडर की, इस वजह से उसने मुझे कर्ज देने से मना कर दिया। नेक्स्ट इसमें आगे है क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। यानी कहा गया जो फसलें हैं यानी कि जो उगाई जाती हैं ज़मीनों में, इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क, यानी जो यानी काम करते हैं उन्हें क्या किया जाता है, खेतों में जो बड़े किसानों के यहाँ उन्हें उसके लिए यानी पेड किया जाता है, वेजेस दिया जाता है। वेजेस कैन बी कैश आर इन काइंड, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप, यानी या तो जो वेजेस हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो नगद के रूप में होते हैं या फिर यानी फसलों के रूप में वो मिलते हैं। समटाइम्स लेबर गेट मील्स आल्सो, कभी कभी जो मजदूर यानी खेतों में काम करते हैं उन्हें खाना भी मिलता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो वेजेस होते हैं ये अलग अलग होते हैं, कहीं पर जैसे काम करने के लिए ₹200 मिलते हैं, कहीं कहीं 250 मिलते हैं, कहीं कहीं 300 भी मिलते हैं। तो इस तरह से यानी जो वेजेस हैं ये वेरी करते हैं अलग अलग स्थानों पे फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और फसलों में जैसे गेहूं के काम में कम मतलब मेहनत है तो उसके लिए क्या है, कम पैसे मिलते हैं। फिर क्या है, अगर शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शुगर केन के प्रोडक्शन में क्या है, ज़्यादा मेहनत होता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा उसमें देना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो इस तरह से फसल टू फसल यानी क्रॉप टू क्रॉप या रीजन टू रीजन या फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी अलग अलग प्रकार के काम के लिए अलग अलग यानी कि उन्हें इनकम आय मिलते हैं। देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशंस इन द ड्यूरेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इस प्रकार से क्या है एक बड़े स्तर पे वेरिएशन देखने को मिलता है यानी बेरोजगारी में। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, जो यानी कि खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो क्या है, वो शायद ही डेली बेसिस पे यानी कि जो रोजगार उन्हें मिलता है, आर फॉर आर पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग आर फॉर द होल ईयर, या फिर उन्हें हार्वेस्टिंग के टाइम पे काम मिल पाता है या कुछ कुछ यानी कि वो पूरे वर्ष कहीं कहीं काम मिल पाता है। जैसे भी हमने डाला की स्टोरी देखी, उसमें क्या था, डाला इज अ लैंडलेस फार्मर, यानी कि क्या था, वो एक भूमिहीन किसान था, लेबर था, हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, जो यानी पालमपुर में यानी दैनिक मजदूरी करता था। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इस वजह से उसे प्रतिदिन यानी कार्य की बहुत ही ज़रूरत होती थी। द मिनिमम वेजेस ऑफ फॉर्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300, जो न्यूनतम यानी मजदूरी जो उसमें सरकार के द्वारा निर्धारित की गई वो ₹300 पर डे के हिसाब से मार्च 2017 से। बट जो डाला था गेट्स ऑनली ₹160, लेकिन डाला को कितने मिलते थे, केवल ₹160 मिलते थे। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फॉर्म लेबरर्स इन पालमपुर, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि किसानों के बीच में बड़े स्तर पर कंपटीशन देखने को मिलता है इस तरह से जो मजदूर हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेज, इस वजह से जो छोटे मजदूर हैं वो क्या करते थे, समझौता कर लेते थे, सहमत हो जाते थे, कम यानी कि आय पर भी यानी कि कम पैसे पर भी वो काम करने के लिए सहमत हो जाते थे। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशंस टू रामकली, डाला ने अपने कंप्लेन को यानी जो परिस्थितियां थी वो रामकली जिसके साथ वो डिस्कस कर रहा था उससे अपनी बातें उसने शेयर किया। हु इज अनदर फार्म लेबरर, तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें दोनों में कौन बेहतर यानी कि फार्म लेबरर था। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, तो आप देखेंगे कि दोनों जो डाला और रामकली थे ये दोनों ही बहुत गरीब यानी वर्ग के लोग, गाँव के लोग ये थे। तो
तो यहाँ तक यानी कि ये आज का जो टॉपिक यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो होगा वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।